सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, सभी मैं आपको यहाँ पे इस माध्यम से सॉल्व करा रहा हूँ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, 2016 से लेकर के अभी तक जितने पेपर हुए हैं सभी का सलूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, देखिए 2020 में आपके दो पेपर हुए थे। 2020 में आपका एक बार पेपर आउट हो गया था तो दोबारा पेपर हुआ था, ठीक। तो पहला पेपर ये है, देखिए लिखा गया है 2020 फर्स्ट टाइम, और दूसरा वाला भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो दोनों ही आपके लिए मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करूंगा। और इसके बाद 20 के बाद 21, 22 और 23 वाला जो पेपर है वो 24 जनवरी में हुआ था। तो 23 और 24 का एक ही पेपर है जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन भी मैंने सॉल्व कराया था और अलग से इस तरीके से भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी, ठीक। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। साथ ही साथ आपका जो राजन सीरीज आता है उसको पूरा सॉल्व कराया है। राजन सीरीज में बहुत सारी गलतियां दी रहती हैं, अगर आपने लिया है, आपको पढ़ना है तो क्लासेस से ही पढ़िएगा, क्योंकि एक बार में आप सही सॉल्यूशंस देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और कम समय में आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो आप जो है गलत सॉल्यूशन में फंसे रहेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए इसी तरीके से पवन सीरीज मैंने सॉल्व कराया है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का राजन पवन सीरीज सॉल्व कराया गया है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा जो ऐप है अस्तित्व अकेडमी वह अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। और एक एक प्रश्न को यहाँ पे आपको देखना है, हर एक प्रश्न को आपको खुद से पढ़ना है, समझना है और खुद से सॉल्व करना है पहले। उसके बाद जो है आपको सॉल्यूशन देखना है। और देखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको कि आप जिस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं उसमें कहाँ गलती हो रही है और आप कितने समय में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना भी अटेम्प्ट आप कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक। तो ये सारी चीजें एनालाइज करते हुए चलिएगा। देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको पहले मिलने वाले हैं आपके पेपर में। तो देखिए इनको, पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नियम आप समझिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। इस प्रश्न को आपको दिया गया है ऑप्शन समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या त्रिभुज संभव नहीं। ये त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज कौन सा होगा और त्रिभुज बनेगा कि नहीं। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कब त्रिभुज नहीं बनता है, ठीक। ये समझिए कि कब त्रिभुज नहीं बन पाएगा, जब एक भुजा आपकी जो हो वो बाकी दो भुजाओं के योग से बड़ी हो या उसके बराबर हो, तब त्रिभुज संभव नहीं होता है। जैसे कि अभी यहीं पे मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इस भुजा के साथ आप त्रिभुज बना करके दिखाइए। तो आप ऐसे 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए, इसके बाद 2 सेंटीमीटर खींच दीजिए, इसके बाद 3 सेंटीमीटर, आप जो है नहीं बना पाओगे, ठीक। क्योंकि आप यहां मिलाओगे, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर आपने यहीं मिला दिया तो ये भुजा तो 10 सेंटीमीटर की हुई ही नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर भुजा रखते हुए और बाकी दो भुजाएं 2 और 3 सेंटीमीटर रखते हुए आप त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको यहीं पे देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा रखते हुए किसी भी त्रिभुज में, अगर 10 सेंटीमीटर बड़ी भुजा रखते हुए अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो कम से कम इसको हल्का सा ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा और ये शीर्ष को फिर यहां से एंड से 10 सेंटीमीटर से मिलाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी, इन रेखाओं
का जो योग है इस 10 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो यही नियम होता है आपका कि त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है, मान लेते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी सी हैं और ए जो है बड़ी भुजा है, तो इसका जो माप होना चाहिए वो हमेशा बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, आपको बराबर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन भुजाओं के साथ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजाओं के साथ कोशिश करेंगे अगर त्रिभुज बनाने की, तो 8 सेंटीमीटर की रेखा ऐसे खींच लीजिए और 5 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये ए बी 8 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं सी बिंदु है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इस पेन को समझिए, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर अगर सीधा जाता तो यहां तक पहुंच जाता, अगर सीधा जाता तो यहां तक पहुंच जाता। लेकिन अब देखिए जब ये तिरछा हुआ है एक त्रिभुज बनाने के लिए, तो ये यहीं तक पहुंचा है, इसको देखेंगे आप तो यहीं तक पहुंचा है। अब ये इतना जो डिफरेंस है ये यहां से यहां तक 5 है, ठीक, और यहां से यहां तक 3 है। तो अब देखिए इतनी दूरी कवर करने के लिए हमको 3 से अधिक बड़ी भुजा चाहिए होगी, जो कि हमारे पास है नहीं। तो ये पूरा जो है 8 सेंटीमीटर भुजा के साथ ये त्रिभुज नहीं बन सकता है, ये कुछ कम ही बनेगा। अगर 8 से छोटा रहेगा ये एक भुजा, अगर 7 रहेगी तब पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन 8 के साथ तो नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज है यह संभव नहीं है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है वह बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए लंबाई में। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। कौन सी प्राकृतिक संख्या? देखिए 2 प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या है। √2 इसमें नहीं आ रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं, और 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 1 से हमारी गिनती वाली संख्याएं चालू होती हैं। जब हम पूर्ण होल नंबर्स की बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं की, तो उसमें जो है हमारा वह आपका 0 आता है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं में ये तीनों नहीं है, 2 हमारी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? अब ये देखिए 22/7, ये तो सीधे सीधे परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। अब p और q जो होता है पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे देखिए 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है और यह p/q के रूप में व्यक्त है। अब पाई को अगर देखें तो पाई का जो मान होता है 3.141574, मतलब इस तरीके से ये होता है और इस तरीके से ये दशमलव के बाद संख्याएं चलती जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं ना रिपीट होती है। जैसे अभी हम 100 से 100 में भाग कर दें 3 से, तो ये कितना आता है 33.33333। तो ये रिपीट हो रहा है। इस 33.333 को हम 100/3 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो संख्या है 3.1415, इसको हम किसी संख्या के इस तरीके से जैसे लिख दिया 100/3, इस तरीके से किसी संख्या के बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जो लिखते हैं हम पाई का मान 22/7, ये लगभग में मान होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू को अगर हम किसी भिन्न के रूप में दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, या जिसे कहते हैं परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब देखिए 69 को भी हम चाहें तो 69/100, 0.69 को भी 0.69 को भी हम कितना यहाँ पे लिख सकते हैं
69/100। और इसी तरीके से इसको ये कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ऋण में 16 इसमें अंडर रूट में 16 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सभी संख्याओं को आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाई का मान होता है एग्जैक्ट मान, इसको आप किसी भी भिन्न संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इसीलिए पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो संख्या 4 है, निम्नलिखित में सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या होता है? सर्वसमीका ऐसे समानता सूचक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो उसको हम बोलते हैं समानता सूचक। तो ऐसे समानता सूचक जिसके x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं सर्वसमीका। और चेक कैसे करते हैं? चेक करते हैं बस रैंडमली, ऐसे ही रैंडमली नहीं, मतलब कि मैनुअली। x का मान 1 रखिए, फिर x का मान 2 रखिए, फिर x का मान 3 रखिए, और यहाँ पे मान रख के देखेंगे कि LHS क्या आ रहा है, RHS क्या आ रहा है, मतलब बायां पक्ष क्या आ रहा है, दायां पक्ष क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 धन 3 यानी कि 5, और इधर भी 5 है, 5 बराबर 5, यानी कि x का एक मान जो है दोनों पक्ष बराबर है। और 2 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 4 3 7 और ये 5, यानी कि x बराबर 2 के लिए ये जो है इसका मान नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी मान रख देंगे x का तो आप देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे हमेशा, क्योंकि वही चीज लिखा ही हुआ है। 2 गुणे ब्रैकेट में x धन 1 बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2x धन 2। इसीलिए यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रख दोगे तो हमेशा दोनों पक्ष बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये केवल x के एक मान के लिए आपका दोनों पक्ष बराबर होंगे, बाकी मान के लिए नहीं। और ये भी आपका समीकरण है, सर्वसमीका नहीं। तो ये बाकी तीनों समीकरण हैं, और ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसमें आप x का कोई भी मान रख के देख लीजिए। 1 रखेंगे तो 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, और इधर 2 गुणे 1 धन 2 ये भी 4 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 धन 1 3, 2 गुणे 3 6 आ जाएगा, और इधर रखेंगे तो 2 दूनी 4 धन 2 6, तो 6 इधर भी आया 6 इधर भी आया। तो इस तरीके से ये आपका सर्वसमीका है। ठीक, तो अब आप पहचान समझ गए, कैसे पहचानते हैं, कैसे चेक करते हैं। x के अलग अलग मान रख करके हम देख लेंगे। अगर हमको 2 मान के लिए भी मिल गया तो समझ लीजिए कि सारे मान बराबर ही होंगे, सारे मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब 3 रखेंगे 4 रखेंगे तब भी आपको बराबर मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो संख्या 5 है हमारा, 3 के घाते x धन 2 बराबर 81। तो x का मान होगा, अब 3 के घाते x धन 2 बराबर है 81। अब 81 को भी आप 3 के घात के रूप में लिख लीजिए। तो 3 के घाते x धन 2 बराबर 3 तिया 9 9 त्रिक 27 27 तिया 81। तो 3 के घाते 4 इसको लिख सकते हैं, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आधार में 3 है और यहाँ भी आधार में 3 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो घात का नियम कहता है कि अगर कहीं a के घाते m है और ये बराबर है a के घाते n के, तो देखिए आधार बराबर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं x धन 2 बराबर 4 होगा, और x बराबर 4 माइनस 2 धन 2 उधर जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया गया है 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से 5 बहुविकल्पी प्रश्न, पांचों बहुत ही अच्छे से आपने समझ के यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है कि पांचों खुद से भी आप कर पा रहे होंगे यहाँ पे, और जहां फंस रहे होंगे वो आप यहाँ पे देख ले रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना, x की वैल्यू
कितनी है यहाँ पे। अब x के घात में 2 है तो x का 2 मान आएगा, 2 अलग अलग वैल्यू आएगी, जिसके लिए क्या होगा, ये भी 0 होगा। ठीक, तो सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए यहां सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका समीकरण का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए कैसे हम करते हैं गुणनखंड, हम देखते हैं कि x का गुणांक कितना है और कांस्टेंट कितना है। तो a इंटू सी कितना आ रहा है, 6। अब हमको जो b है -7, इसका भी, इसको 2 पदों में तोड़ना है जिससे गुणा आ जाए 6 के बराबर। तो इसको अब लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x धन 6 बराबर 0। देखिए -7x को हम -6x माइनस 1x से लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, कोई अंतर हमने समीकरण में नहीं किया है, बस -7x की जगह हमने लिख दिया है -6x माइनस 1x। तो ये भी तो -7x ही है। अब इसके बाद देखिए पहले 2 पदों में देखिए x कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -6 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे -6 प्लस 6, ये माइनस कॉमन हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है, और बराबर 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ x माइनस 6 है और यहाँ भी गुणे में x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो अब यहां से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ -1 गुणे x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 कॉमन हो गया तो क्या बचा, -1 बराबर 0। इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब जो संख्या यहाँ घटाने और जोड़ के रूप में दी गई थी वो यहाँ 2 ब्रैकेट में गुणे के रूप में पूरी तरीके से हो गई, यही आपका गुणनखंड हो गया। अब x के अलग अलग मान जब आपको निकालने हैं तो x माइनस 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुणे में है, उधर भेजेंगे तो 0 के बटे में x माइनस 1 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे अब लिख सकते हैं x माइनस 6 है, उधर भेजेंगे तो 0 धन 6 यानी कि 6 माना जाएगा और x का मान यहाँ से आ गया 6। ठीक, ये x का एक मान आ गया। अब दूसरा मान कैसे निकालेंगे, जैसे हमने x माइनस 1 को उधर भेजा था 0 को, वैसे x माइनस 6 को 0 को उधर भेज दीजिए, इधर है x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो x का एक मान 1 होगा और x का दूसरा मान क्या होगा, 6 होगा। अब यही दोनों मान, अगर ये आपका उत्तर यहाँ पे हो गया, अब अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को या प्रश्न में लिख दिया कि उत्तर की जांच कीजिए, तो आप क्या करेंगे, x का जो मान आपने निकाला है वो यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए x बराबर 6 जब रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 छक 42 माइनस 42 और धन 6, तो 36 और 6 42 हो जाएगा और माइनस 42 0, यहाँ 0 आ गया। x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 गुणे 1 माइनस 7 हो जाएगा, 1 धन 6 7 और माइनस 7 0। तो इस तरीके से ये x के वो मान हैं जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होंगे। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, इसी x के मान को हम लोग बोलते हैं समीकरण का हल, जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों। x के उस वैल्यू को बोला जाता है कि ये समीकरण का हल है। तो अब समीकरण का हल का मतलब आप समझ गए कि x का मान निकालना है जिसके लिए दोनों समीकरण, जो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है, ये हमने मान लिया, यहाँ पे माना एक पुस्तक का मूल्य जो है वो x है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x और 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। और बोला है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य हम घटा दें तो 14 रुपए आना चाहिए। यही प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 7 पुस्तकों का मूल्य 5 पुस्तकों के मूल्य से, जो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। ठीक, तो बात वही हुई, 7x में से अगर 5x घटा देंगे तो 14 रुपए आना चाहिए।
तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 14 और x बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा 7 रुपए। ये आपको निकालना था। अब इसके बाद देखिए तो संख्या 8 है, a प्लस 1/a बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसका मान आपको दिया गया है वहां पे देखेंगे a की घात कितनी है 1 है, और जहां पे मान निकालना है वहां पे a की घात 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस 1/a बराबर 3, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते। तो यही लिखिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, फिर उसके बाद ये लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 1/a प्लस b स्क्वायर 1/a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू a इंटू 1/a है, तो इससे a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और बटे में a का स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर बराबर 9, और यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जो चर हैं उनको एक तरफ रहने दीजिए, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आ गया 7। इसी का मान हमको यहाँ पे निकालना था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना हमको मिल गया 7। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक बागीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में कुल पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो एक बागीचे की बात आपसे कर रहा है, और बागीचे में इस तरीके से ये बागीचा है, और बोल रहा कि एक बागीचे में एक पंक्ति में जितने पौधे लगे हैं उतने ही इस बागीचे में पंक्तियां। अब मान लेते हैं 5 जो है पेड़ लगे हैं, तो 5 पंक्तियां भी हैं बता रहा है। ठीक, और हर एक पंक्ति में 5-5 पौधे लगे हुए हैं। ठीक, तो हमने ऐसे मानने के लिए, समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 5 अगर पेड़ लगे हैं तो 5 पंक्तियां भी हैं। तो अगर एक पंक्ति में x पौधे लगे हैं तो x पंक्तियां भी होंगी। ठीक, ये समझे आप। तो यही आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो माना, यहीं पे हमने मान लिया, माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, और प्रश्न में बोला है कि जितने पौधे एक पंक्ति में लगे हैं उतनी ही बागीचे में पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, पंक्तियां x होंगी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया। ठीक, अब इसके बाद समझिए कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये आपको निकालना है। अब अगर बात की जाए कि कुल पौधे जो बागीचे में लगे हैं, कुल पौधों की संख्या क्या होगी, कुल पौधों की संख्या होगी एक पंक्ति में पौधों की संख्या यानी कि x, और कुल पंक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे यानी कि वो भी x है, और कुल पौधों की संख्या जो दी गई है 2025 दी गई है, 2025 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, x बराबर लिखना चाहेंगे अंडर रूट 2025, और इसको सॉल्व करिए अगर, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। देखिए 5 से भाग जाएगा ही, तो ये 4, और ये भाग नहीं गया तो 0, और ये 5, फिर 5 से भाग करिए तो 8 और 1 81, फिर उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 7, फिर 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, यानी कि 5 का 2 बार गुणा और 3 का 4 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 2-2 का पेयर बनाएंगे और
इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3 और ये 5 गुणे 5 तिया 15 और 15 तिया 45, यानी कि एक पंक्ति में जो पौधों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 45। 45 पेड़ एक पंक्ति में लगे हैं और कुल पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 45। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आपने यहाँ पे आसानी से देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है, इस प्रकार कि 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य आपको पता है कितना है, 5x² + 2x + 1। तो 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, इसी में आप गुणा कर दीजिए इसका 5x² + 2x + 1 में गुणा हो जाएगा 2x + 5 का। ठीक, अब यहाँ पे दो बीजीय व्यंजकों का गुणा है, कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस 5x² का गुणा इस पूरे में होगा, फिर + 2x का गुणा इस पूरे में होगा, + 1 का गुणा इस पूरे में होगा। इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5x² × 2x + 5 और फिर + 2x का गुणा होगा 2x + 5 में और फिर + 1 का गुणा होगा 2x + 5 में। अब गुणा कर लीजिए, 5x² का गुणा 2x में होगा तो 5 का गुणा 2 में 10, x का गुणा x में x³। इसी तरीके से ये हो जाएगा 25x² और ये हो जाएगा 4x² और 2x का गुणा 5 में तो 10x और ये 2x + 5। अब देखिए x के घाते 3 वाला कोई पद नहीं है तो 10x³ ऐसे ही रह जाएगा और ये 25x² और 4x² मिलके 29x² हो जाएगा और 10x + 2x 12x हो जाएगा और +5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जो कुल पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 2x + 5 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा वह इतना हो जाएगा 10x³ 29x² + 12x + 5। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, ऋण 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं दिया गया है और बोल रहा है कि इनके बीच दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप ये समझिए कि इस प्रश्न को ऐसे समझिएगा, पहले दो समदूरस्थ संख्याएं किसी दो संख्या के बीच में होती क्या है ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कोई शहर A है, ठीक, कोई शहर A है और कोई शहर B, ठीक। ये शहर मान लेते हैं आपसे, ये शहर आपसे मान लेते हैं 40 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक, 40 किलोमीटर की दूरी पे है और ये शहर आपसे मान लेते हैं हम कि कितनी दूरी पे है, ये मान लीजिए आपसे 160 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। दो शहर हैं A और B, A की दूरी 40 किलोमीटर है और B की दूरी 160 किलोमीटर है। अब बोला जाए कि इन दोनों शहरों के बीच दो पेट्रोल पंप खोलने हैं, दो गैस स्टेशन खोलने हैं जो इन दोनों शहरों से बराबर दूरी पे होने चाहिए, ठीक। समदूरस्थ का मतलब ये हो गया कि दो शहरों के बीचों बीच बराबर दूरी पे होने चाहिए। अब देखिए, अगर एक होता तो आप क्या करते हैं, इन दोनों शहरों के बीचों बीच डाल देते। अब दो पेट्रोल पंप हैं तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीचों बीच समदूरस्थ अगर आपको डालना है तो आप देखेंगे कितनी दूरी है और इस दूरी को आप 3 भागों में बांटेंगे और फिर A से जितना भाग आएगा A से उतनी दूरी, फिर इससे इतनी दूरी। ये देखिए, ये पेट्रोल पंप 1 और ये पेट्रोल पंप 2। ये आप काम कैसे करेंगे, देखिए 160 में से आप 40 घटा लेंगे और
ये कितना आपको मान मिल जाएगा, दोनों के वैल्यू के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा 120, और 120 को आप 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। यानी कि 80 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप ये P1 हो जाएगा और ये 120 किलोमीटर पे आपका P2 हो जाएगा। अब देखिए सबके बीच बराबर दूरी है, A से P1 जाएंगे तो 40 किलोमीटर है, P1 से P2 जाएंगे तो 40 किलोमीटर है, और P2 से B पे जाएंगे दूसरे शहर में तो भी 40 किलोमीटर दूरी है। तो ये होता है समदूरस्थ होने का मतलब। ठीक, तो दो संख्याओं के बीच में अगर इसी चीज को हमको करना है तो कैसे करना है, देखिए पहली संख्या हमारा 1/-1/2 और दूसरी संख्या हमारी 5/4। ठीक, तो अब सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है, सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आखिर दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो हमने निकाला, वो हमको मिला 120। तो यहां पे भी हम वही करेंगे कि आखिर दोनों संख्याओं के मान में अंतर, दोनों संख्याओं के मान में अंतर ये लिख सकते हैं। ठीक, अपनी भाषा में आपको लिखना है, और 5/4 -1/2 ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे संख्या रेखा पे भी आप समझिए तो 0 है और यहाँ कहीं 5/4 होगा और यहाँ कहीं आपका -1/2 होगा, नेगेटिव है। तो अब दोनों के बीच की दूरी, तो ये 0 से 5/4 पहले ही है और ये -1/2, तो ये जुड़ेगा ही। ठीक है, तो ये यहां पे अगर 1/2 होता तब ये दूरी कम होती, डिफरेंस तब ये घटता। अब हमको -1/2 है तो ये अलग से इन दोनों के बीच का मान का अंतर हम ले रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 5/4 और धन 1/2। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका हर समान करेंगे, पूरे के बटे 4 हो जाएगा और ये 5 धन 2 हो जाएगा, यानी कि मान कितना आ गया, 7/4 ये आपका यहाँ पे मान आ गया। ठीक, 7/4 हमको वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये आपको डिफरेंस जब मिल गया था तो आपने क्या किया था, अब दो समदूरस्थ संख्या हमको निकालना है, दो समदूरस्थ संख्या के लिए 3 से भाग करेंगे। जितना निकालना होगा, अगर 2 निकालना है तो 3 से भाग होगा, धन 1 करके, 3 निकालना होगा तो धन 1 करके 4 से भाग होगा, 5 निकालना होगा तो धन 1 करके 6 से भाग होगा। ठीक, अब यहां पे समझिए कि ये जो डिफरेंस है 7/4, इसमें हम भाग करेंगे 3 से, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7/12, यानी कि 7/12 पे फिर हमको अगली संख्या यहाँ पे मिलेगी। तो इसी संख्या रेखा पे समझ लीजिए आप कि जो -1/2 है और जो 5/4 है, इसमें -1/2 में जब हम ये 7/12 जोड़ेंगे तो हमको पहली समदूरस्थ संख्या मिल जाएगी और उसके बाद फिर उसमें जब 7/12 जोड़ेंगे तो दूसरी समदूरस्थ संख्या मिल जाएगी। तो ये आपके समझने के लिए, यही तो हमने किया था, 40 पहले निकाला, फिर इस 40 में 40 जोड़ा तब 80 मिला, फिर 80 में 40 जोड़ा तो ये मिला, फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यही अब यहाँ पे हमको करना है। तो अब यहीं पे लिख सकते हैं पहली समदूरस्थ संख्या, ये हो जाएगा क्या, पहले -1/2 में हम जोड़ देंगे कितना, 7/12। अब हर समान कर लीजिए, 12 और ये 2 था, 6 गुना हो गया है तो -6 धन 7, यानी कि 1/12 पहली समदूरस्थ संख्या और दूसरी समदूरस्थ संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे 1/12 हमको मिल गया, अब 1/12 में जब जोड़ेंगे, 1/12 में जोड़ेंगे कितना, 7/12, तो हर तो समान ही है, 12 और ये 7 और 1 8/12, यानी कि दूसरी समदूरस्थ संख्या कितनी हो जाएगी, 8/12।
12। ये दो समदूरस्थ संख्याएं आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो अब चाहे दो समदूरस्थ संख्या पूछे चाहे तीन पूछे, तीन पूछेगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालने के बाद जो है वो 4 से भाग करना होगा, 3 की जगह 4 से भाग करना होगा। और 5 पूछता है तो धन 1 6 से भाग करना होगा। ठीक, +1 से भाग कर दीजिएगा। ये इस तरीके से, ये आपको बिल्कुल 2 नंबर के प्रश्न में देना चाहिए था, ये आपको अति लघुत्तरी में ही दे दिया है। ठीक, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि ये अब आपको हमेशा एग्जाम्पल से, इसीलिए मैंने समझाया कि कहीं भी ये प्रश्न अगर पूछता है, ठीक, तो वो पेट्रोल पंप वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके दिमाग में आ जाएगा और इस तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये अब कहीं भूलने वाला सवाल ही नहीं है। बाकी और जगह जहां सोल्यूशन दिया है आप देखेंगे कि आपको वहां भी डिफरेंस की बात किया है, लेकिन वहां पे अंशों के डिफरेंस में आपको बोलेगा, फिर अंशों में अंश में ही जोड़ना होगा, तो वो थोड़ा सा वैसा है, रट्टू तोता वाला काम है। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया तो आपको चीजें वैसे ही याद रहेंगी, वैसे ही आप जो है सॉल्व कर लोगे, अपने भाषा में लिख लोगे। आपका बस उत्तर सही आना चाहिए, 1/12 और 8/12। ठीक, मैथ्स में तो इतना ही मतलब है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। ये प्रश्न आपका लघुत्तरी में ही होना चाहिए था, जनरली पूछ सकता है, लघुत्तरी में भी आपसे पूछ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका प्रश्न क्या, 12 x के घाते 4 गुणे y माइनस x y के घाते 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। तो अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, दो ही पद हैं, तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कुछ कॉमन लेकर के इनका आपस में गुणा के रूप में इनको दिखा दें। तो देखिए यहाँ x y दोनों जगह है। ठीक, और कम से कम एक x जो है दोनों जगह है और कम से कम एक y दोनों जगह है। तो x और y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x³ और y बाहर चला गया, और यहाँ पे x बाहर चला गया और y³ बच जाएगा। यानी कि एक्स वाई जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x³ माइनस y³। तो ये सभी तो आपस में गुणे में हो गए, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कुछ गुंजाइश बची है सॉल्व करने की। कैसे, एक्स वाई और ब्रैकेट में है x³ माइनस y³। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a³ माइनस b³। ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है किसका, a³ माइनस b³ का, याद रखिएगा। ठीक, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a की जगह है x और b की जगह है y, तो एक ब्रैकेट में x माइनस y हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ गुंजाइश नहीं बची हुई है, यहाँ पे सभी को हमने गुणे के रूप में दिखा दिया, यही गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 13 है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर लंबी दे दी, ये पहली लाइन है आपकी। इसमें आपको पता चल रहा है कि एक मैदान है जो वर्गाकार है और जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है। तो ऐसे में क्या होगा कि वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, और एक भुजा आपको पता है यहाँ पे कितना है 28 मीटर, तो हर एक भुजा कितनी हो जाएगी 28 मीटर लंबी। अब इसके बाद बोल रहा है कि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरीके से देखिए, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दिया गया और 2 मीटर इधर से छोड़ दिया जाएगा, तो ये, और फिर 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से। तो हर एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बोला है, चारों तरफ छोड़ा गया, तो हर तरफ 2 मीटर आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि
2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शेष मैदान का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हमको देखना होगा शेष मैदान का भुजा क्या है। तो शेष मैदान की भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए 28 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 घटा दीजिए तो 26 हो जाएगा, ये 2 घटा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक, और ये भी आपका वर्ग ही होगा, ये भी आप देखेंगे इस तरफ भी कितना बचेगा, तो ये भी 24 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी सारी भुजाएं आपकी क्या है, बराबर हैं। ठीक, ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, तो ये भी एक वर्गाकार आपका आकृति 24 मीटर का वर्ग आपका बच जाएगा। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग है तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 24 गुणे 24 हो जाएगा ये। और देखिए 24 चौक 96 के 6 हाथ लगा 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 576 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से शेष मैदान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 576 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो है परिमाप यहाँ पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमको इनके जो परिमाप दिए गए हैं इनके अनुपात को अगर हम ले लें और इनका वर्ग कर दें तो हमको क्षेत्रफल के अनुपात का जो हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुजों यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा इसके त्रिभुजों के परिमाप के त्रिभुजों के परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह इनके परिमाप के अनुपात के जो परिमाप का अनुपात आएगा उसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब त्रिभुज के परिमाप क्या है, परिमाप है आपका 40 और 50 और इसका वर्ग कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4/5 का वर्ग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16/25। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। हम दो जैसे त्रिभुज में निकालते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई दो लंबाइयों का गुणा करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और परिमाप क्या होता है, परिमाप केवल लंबाई होता है, तो लंबाई लीनियर हो गया और इसमें क्षेत्रफल में दो चीजों का गुणा हो रहा है, तो इसलिए परिमाप का वर्ग करेंगे तब आपको क्षेत्रफल का अनुपात, परिमाप के अनुपातों का वर्ग करेंगे तब क्षेत्रफल के अनुपात आपको मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। 16:25 इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या से हम उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं और उसके बाद जो मासा आता है उससे हम भाग करते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या में। तो यहाँ पे 671 से हम भाग कर देंगे 781 में। देखिए एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 671 और 0 1 और 1 110 बच जाएगा। अब जो शेषफल बचता है उससे भाग होता है भाजक में, जिससे भाग पहले दिया गया था। ठीक, शेषफल बच गया तो पहले वाले भाजक में भाग होगा। 671 में भाग कर दीजिए
6 बार जाएगा 660 हो जाएगा, और ये 1 1 और 0 11 बच जाएगा। अब ये जो 11 शेषफल बचा है इससे भाग करिए आप इससे पहले वाले भाजक में, यानी कि 110 में। ठीक, जहां पे शेषफल बचा वहां पे जो भाजक होगा उसी में भाग होगा। तो अब यहाँ पे 10 बार में जो है ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। जहां पूरा पूरा कट गया वहीं पे जो भाजक हो जाता है ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मासा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। अब इससे 11 से हम भाग करेंगे अगली संख्या जो है हमारी 1441, इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 11 और क्या बच जाएगा 3, फिर अगली संख्या उतारेंगे 34, फिर 3 बार जाएगा 33, फिर 1 बचेगा, फिर अगली संख्या उतारेंगे, फिर 1 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का मासा क्या आ जाएगा 11। तो यहां से लिख सकते हैं 671, 781 और 1441 का मासा 11 होगा। ठीक, तो इस तरीके से मासा आपने भाग विधि से आसानी से निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 4 11। अब माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं को एक क्रम में यहाँ पे हम लगा लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या है हमारी 4, 4 के बाद देखिए आ रहा है 5, 5 लिख दीजिए। 5 के बाद ये देखिए 7 और 10 में यहाँ पे कॉमा रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न में मिसप्रिंट है, ये 7 9 और 10 ये तीन संख्याएं और दी गई हैं, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 और 10 एक में लिख दिया है और 9 छोड़ दिया है, तो 7 9 और 10। ठीक, अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्रम से लगाएंगे संख्याओं को। जब क्रम से लगाओगे आप तो देखोगे कि यहाँ पे 4 5 और इसके बाद आपको कौन सी संख्या मिल रही है, 6 नहीं मिल रही है, 7 मिल रहा है हमको, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 7 के बाद हमको यहाँ पे 9 मिल रहा है। ठीक, तो 5 7 और 9 हमने लिख दिया, 9 के बाद 10 आएगा ही तो 10 लिख दिया। 10 के बाद देखिए 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15 और 16, सभी संख्याएं यहाँ पे कवर हो गई। कितनी संख्याएं दी थी, 3 3 6 3 9। यहाँ पे हमने कितना लिखा, 3 3 6 3 9, 9 संख्याओं को हमने लिख दिया। यानी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 9। यानी कि 9 क्या होता है, 9 होता है विषम संख्या होती है, विषम संख्या। अब देखिए जितने आंकड़े दिए रहते हैं वही n का मान होता है। तो यहाँ पे 9 संख्याएं दी गई हैं, n का मान 9 है और 9 अपने आप में एक विषम संख्या होती है। जब आंकड़े विषम दिए होते हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है, जब सम दिए रहते हैं तो अलग लगता है। जब विषम रहता है तो सिंपली ये बहुत ही सिंपल हो जाता है आपका फॉर्मूला कि n धन 1 कर लीजिए और बटे 2 इसका जो मान आए वे पद का मान। ठीक, अब n का मान है 9, 9 धन 1 यानी कि 10, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, पांचवें पद का मान। पांचवें पद का मान क्या है यहाँ पे देखिए, और आप हमेशा देखिएगा जहां पे आपने क्रम से लगाया है। तो 4 संख्याएं ये हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या ये हो गई, पांचवी संख्या क्या हो गई हमारी 10। तो यही 10 जो हो जाएगा ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। 4 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 4 संख्या इधर, जो बीचों बीच की संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। अगर एक संख्या पड़ रही है तो वो, नहीं तो अगर 2 संख्याएं, जब सम केस रहेगा यहीं पे अगर 10 संख्याएं दी होती तो आपको 2 संख्याएं मिलती, उन दोनों संख्याओं का एवरेज वो माध्यिका होता आपके। लेकिन यहाँ पे सिंगल एक संख्या आपको बीचों बीच मिल रही तो वही आपकी माध्यिका हो गई। ठीक, तो इस तरीके से 10 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई x है। ठीक,
तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जैसा कि प्रश्न में बताया जा रहा है कि लंबाई उसकी जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो x धन 5 उसकी लंबाई हो जाएगी। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयत का परिमाप आपको दिया है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगर भुजा लंबाई a है चौड़ाई b है तो इसको a प्लस बी इस तरीके से लिख दीजिए। परिमाप 26 मान दिया गया है तो परिमाप 26 रख दीजिए। 2 गुणे लंबाई है x धन 5 तो a की जगह x धन 5 और चौड़ाई है x तो b की जगह x। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो 26 बटे 2 13 हो जाएगा और ये x धन x 2x और धन 5। अब 5 को इधर भेजेंगे तो 13 माइनस 5 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 5 घट जाएगा 13 में से तो आ जाएगा 8 और 8 बटे 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 धन 5 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई 4 आ गई, लंबाई 9 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लंबाई, लंबाई ही आपसे पूछ रहा था 9 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ा, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं आपको और आपसे पूछ क्या रहा है कि आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। अब आपने देखा होगा कि संख्याएं आपको इस तरीके से दी रहती हैं और उनकी बारंबारता दी रहती है। एक सारणी ये आपने देखा होगा और एक सारणी ये रहती है कि आपको वर्ग अंतराल दिया रहता है कि 0 से लेकर के 5 तक की संख्या कितनी संख्याएं आई हैं वही बारंबारता में दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए 2 4 8 11 14 16 20 28 25 40 30 48। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम से नहीं है संख्याएं, ठीक है, क्रम थोड़ी सा गड़बड़ है तो यहाँ पे उसको हम सही कर लेते हैं और ये हमारा क्रम सही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 28 30 40 और 48। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से लेकर के 48 तक की संख्याएं हैं और हमसे बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 5 का वर्ग अंतराल लेते हुए हमको बारंबारता सारणी बनाना है। तो देखिए 2 है तो 2 से पहले हम 0 से शुरू कर सकते हैं और 48 है तो 50 तक जा सकते हैं, जिससे सारी संख्याएं कवर हो जाएंगी। अब तो यहाँ पे लिखिएगा एक कॉलम वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल का हम बनाएंगे और उसके आगे लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता दिखाएगा कि इस वर्ग अंतराल में कितनी संख्याएं आ रही हैं। अब देखिए 0 से 5 तक लिखते हैं। पहला वर्ग अंतराल हमारा 0 से 5 तक, इसमें हम पहला जो निम्न सीमा है इसको इंक्लूड करेंगे और जो उच्च सीमा है इसको एक्सक्लूड करेंगे। मतलब अगर 0 आएगा तो इसमें गिनेंगे और 5 आएगा तो इसमें ना गिन करके अगले वाले में 5 से 10 वाले कॉलम में गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फिर से निम्न सीमा हो गया तो 5 वाले को ले लेंगे और 10 वाले को फिर अगले में गिनेंगे 10 से 15 वाले में। तो इसी तरीके से देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 0 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है एक संख्या, 3 नहीं आ रहा है और 4 एक बार आ रहा है तो 2 संख्या। इसके बाद देखिए 4 तक हमको लेना ही है तो ये बारंबारता कितनी हो गई 2। 0 से 5 के बीच में 2 संख्याएं। इसके बाद देखिए 5 से लेकर के 10 से पहले 5 से लेकर के 10 से पहले एक संख्या 8 आ रही है तो बारंबारता 1। इसके बाद देखिए 10 से लेकर के 15 से पहले तो 10 नहीं आया, 11 और 14 आ रहे हैं तो ये 2। इसके बाद देखिए 15 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 15 नहीं आया, 16 एक संख्या आ रही है और 20 इसमें रखेंगे नहीं, 20 अगले में, तो 20 से 25 वाले में एक संख्या 20 मिल गई और फिर 25 मिल रही है तो 25 को अगले में रखेंगे। 25 से लेकर के 30 तक देखिए कोई संख्या मिल रही है क्या, 25 से 30 तक, हाँ 25 ही मिल रहा है हमको, तो 25 हमारा हो जाएगा
और इसके बाद 30 से पहले पहले 28 मिल रहा है और 30 को इसमें रखेंगे नहीं, तो दो संख्याएं यहाँ पे हमको मिल गई। अब इसके बाद देखिए 30 से 35 तक, 30 से 35 तक तो हमारा 30 मिल रहा है हमको और कोई संख्या नहीं मिल रही, 1। और 35 से 40, 35 से 40 के बीच देखेंगे तो 35 नहीं, 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, तो इसकी बारंबारता 0 हो जाएगी। और इसके नीचे 40 तक हम गए, 40 के बाद इसी के नीचे आप लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 40 से लेकर के ये 45, इतनी संख्या है, 40 खुद है और 45 तक और कोई संख्या नहीं है, 45 से पहले पहले तो एक ही। और इसके बाद देखिए 45 से 50 तक तो एक संख्या हमारी बची है 48, तो ये ठीक। अब इसका योग करेंगे तो भी आपको जितनी संख्याएं दी गई हैं वही मिल जाएगा, तो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 कुल कितनी संख्याएं हमको दी हैं, यहाँ पर देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 12 संख्याएं दी गई थी और 12 संख्याओं को हमने इस तरीके से वर्ग अंतराल सारणी के माध्यम से दिखा दिया, 5-5 का वर्ग अंतराल रखते हुए। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप सारणी बना सकते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता ही पूछता है ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से अब आप खुद को प्रिपेयर कर पा रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पा रही होगी। अब कितने नंबर आपके खुद से सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पे। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों में आपको शेयर करना है ताकि सभी लोग देख पाएं कि कैसा पेपर आया था, कैसा वो कर पा रहे हैं। खुद को आंकना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, जितने आपके खास मित्र हैं उन लोगों में शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे करवाइए, जितने आपके मित्र हैं सबसे करवाइए, जितने भी आपके डीएलएड के मित्र हैं। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से पढ़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। वहां से आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिल पाएंगी। और यहाँ से भी YouTube से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सारी चीजें YouTube पे भी आपको अवेलेबल हैं, ठीक। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अब हम अगले क्लास में जो आपका दूसरा पेपर हुआ था सेकंड इसी 2020 में, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।